बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट बड़ा छोटा चैप्टर है तो मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये बड़ा छोटा है, बहुत आसान चैप्टर है, तो इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे जल्द अज जल्द। स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 का नाम अगर आप देखेंगे तो दैट इज फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो पहले आप शुरू की एक्सरसाइजेस के अंदर आप ये समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है, उसके बाद उसके कुछ डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। तो शुरू की एक्सरसाइजेज जो है वो इसमें चलेगी और जब आप ये सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर आप उन फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये चैप्टर खत्म। तो काफी छोटा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आज का ये लेक्चर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बेसिक जो क्लियर नहीं होगी ना फंक्शन को लेके, तो सेकेंड ईयर में भी आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए आज से ही आप अपनी बेसिक को क्लियर करें। क्वेश्चन सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं होती स्टूडेंट, उससे ज्यादा क्या जरूरी होता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए उससे रिलेटेड। तो आज हम पहले ये समझेंगे स्टूडेंट के फंक्शन होता क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, इन टू फंक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। तो थोड़ा लेक्चर लेंथी हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आपको फायदा ही फायदा होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये जानते हैं फंक्शन क्या है। स्टूडेंट क्लास 10 के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ के आते हैं दैट इज सेट। तो सेट्स में आप क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं। मतलब आप निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी, वो निकाला करते थे, तो उससे जो आंसर्स आते थे वो असल में रिलेशन कहलाते थे स्टूडेंट। क्लियर है। लेकिन आज हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। उससे फंक्शन और रिलेशन में बहुत बड़ा फर्क है, वो थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, सही है ना। तो पहले ये जानते हैं कि फंक्शन क्या है, बाद में मैं इसका रिलेशन से फर्क बता दूंगा। क्लियर। तो पहले आए जानते हैं उससे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को पहले हम लिखते हैं एफ। क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। और वो असल में कुछ नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो सेट एक्स और सेट वाई का एक रूल है जो असाइन करता है ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई। स्टूडेंट ये जो बात इसने कही, आए जरा इसको थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहां पे अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो एक हमारा सेट एक्स है, ये रहा, और एक हमारा सेट वाई है। आई होप कि आपने सेट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके दरमियान सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं और इसे हम कहेंगे फंक्शन। कब कहेंगे वो भी देखिएगा। तो इसे हम कह रहे हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन होगा कब, ये फंक्शन होगा कब, ये जानना जरूरी है उसने, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। याद रखिएगा ये जो हमारा पहला वाला सेट है और ये जो दूसरा वाला सेट, इसके दरमियान हमने एक रिलेशन डेवलप किया है और अब इसे फंक्शन कब कहेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कहलाती है स्टूडेंट प्री इमेजेस। ये क्या कहलाती है, प्री इमेजेस। और ये क्या कहलाती है, इमेजेस। तो यहां मैंने बात लिखी हुई भी है, द एलिमेंट ऑफ एक्स आर कॉल्ड प्री इमेजेस। इस सेट के जो एलिमेंट्स है ये कहलाते हैं प्री इमेजेस, और इसके जो आंसर आते हैं करस्पॉन्डिंग आंसर, उसे हम कहते हैं प्री इमेजेस। तो यही लिखा हुआ है, प्री इमेजेस ऑफ द फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वाई आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखिएगा। अब वापिस इधर आए थोड़ी देर के लिए, बहुत जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट। यहां पे आप देखेंगे ये हमने, अच्छा ये हमारे पास इनपुट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इनपुट। फंक्शन क्या करता है, आप उसे इनपुट देते हैं, वो आपको आउटपुट देता है। ये काम है किसका है, फंक्शन का। स्टूडेंट क्या करता है, इनपुट लेता है और उसके नतीजे में आपको करेस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। अब यहां अगर आप देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां आप देखेंगे तो यहां से एक इनपुट दिया ए और उसके नतीजे में आपको आउटपुट क्या मिला, 4। दूसरा इनपुट आपने क्या दिया, बी, उसके नतीजे में आउटपुट क्या मिला, 6। उसके बाद हमने तीसरा इनपुट दिया सी इनपुट दिया तो उसके नतीजे आउटपुट क्या मिला, 6। सर इसको देख के हमें पता नहीं चल रहा ये फंक्शन है कि नहीं। आए जरा थोड़ा समझते हैं कि फंक्शन कहते कब है। उसको याद रखिएगा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। उसमें आपके घर में रिमोट या टीवी तो होगा, है ना। आप क्या करते हैं, आप रिमोट से जब वॉल्यूम ज्यादा करने वाला बटन दबाते हैं तो आप उसे इनपुट देते हैं और उस इनपुट के नतीजे में क्या होता है, क्या आप देखते हैं भाईजान जो टीवी या एलईडी जो भी है उस पर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आप वही इनपुट, वॉल्यूम बढ़ाने वाला इनपुट वापस दबाएंगे तो क्या उससे कभी आवाज कम होगी, तो आपका जवाब फौरन आएगा कि सर ऐसा नहीं होगा।
एक इनपुट से सिर्फ एक ही आउटपुट आता है। मतलब ये कि जब मैं वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन दबाता हूं तो उससे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इसी तरीके से जब मैं वॉल्यूम कम करने वाला बटन दबाता हूं तो उससे सिर्फ वॉल्यूम कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होते। इसी को तो फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट, इसी को तो फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल सुनिएगा, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है स्टूडेंट। सवाल ये है स्टूडेंट, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और उस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या उन क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की, क्या किसी दो बच्चों की क्या सेम एज हो सकती है? तो आपका जवाब आएगा, क्या आना चाहिए कि सर हो सकती है, कि मेरा दोस्त जो है मैं भी 20 साल का हूं, मेरा दोस्त भी 20 साल का है, तो सेम एज दो बंदों की एक क्लास में हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चे की दो एज हो? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं। एक बच्चा है 20 साल का है तो वो 19 साल का थोड़ी हो सकता है, वो एक ही एज का होगा 20 साल का, तो उसकी दो एज नहीं हो सकती। उससे यही चीज आप फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की या एक बच्चे की सिर्फ एक ही एज होती है ना, सही है ना, तो दो एज नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से लेकिन दो स्टूडेंट की सेम एज हो सकती है, दो स्टूडेंट की सेम एज हो सकती है। इस सिस्टम को जरा इस पे अप्लाई करके देखते हैं, सही है ना, क्योंकि ये एग्जांपल्स जो है मैंने आपको इस फंक्शन को समझाने के लिए ही रखी है। तो आए जरा इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा फंक्शन लिखते कैसे हैं, सही है ना। तो अभी मैं फिलहाल इस लाइन को नहीं पढ़ रहा, क्योंकि पहले हम फंक्शन को समझेंगे फिर इसकी सिंबॉलिकली देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आए जरा इन तीनों एग्जांपल की मदद से अब आप मुझे बताएंगे कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। आए जरा देखते हैं। उसमें सबसे पहले पे आ जाए। उसमें ये देखिए, एक स्टूडेंट मतलब एक इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट है ना। तो बस देखिए, हमने ए इनपुट किया, हमें 4 आउटपुट मिला, बेहतरीन हो गई कहानी, ये तो सही है। अब आ जाए बी के ऊपर, हमने बी इनपुट किया 6 मिल गया, चले भाई ये बात तो सही है। एक इनपुट दिया, एक स्टूडेंट है, उसकी 6 साल की उम्र हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आ जाए सी के ऊपर, सी ये दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये बी वाला स्टूडेंट है, अब ये सी वाला स्टूडेंट है। अब सी वाले स्टूडेंट की भी 6 साल का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी तो पता है कि दो स्टूडेंट की सेम एज हो सकती है, तो बी वाला 6 साल का है तो सी वाला भी 6 साल का हो सकता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन पे उतर रहा है। हमने अभी पढ़ा कि एक स्टूडेंट की एक एज हो सकती है, ये तो सही है, और दो स्टूडेंट की सेम एज हो सकती है, एक स्टूडेंट की दो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये उस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है स्टूडेंट, तो हम इसे कहेंगे फंक्शन। क्लियर हुई बात? सही है। आ जाए जरा एग्जांपल, बहुत है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर इससे क्लियर नहीं हुई चाहे इससे क्लियर हो जाएगी, इससे नहीं हुई तो इससे क्लियर हो जाएगी। अब आ जाए इधर, उसमें यहां पे अगर आप देखें, ए हमने इनपुट किया, 4 हमें आउटपुट मिला, मतलब एक बच्चे की एक एज हो सकती है, बेहतरीन है। उसके बाद एक और बच्चा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ए बच्चे की 4 एज थी, ये दूसरा बच्चे की 4 साल का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां तक भी कहानी एकदम सही है। अब सी इनपुट कर रहे हैं, अब उसमें अगर आप देखें तो ये एक बच्चा है लेकिन इसकी एज 5 साल भी है, 6 साल भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट? तो यहां पे ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फिर सर इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं रिलेशन। मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट कि रिलेशन और फंक्शन में बड़ा फर्क है स्टूडेंट। तो रिलेशन तो है सारे, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, लेकिन फंक्शन कब होगा? फंक्शन जब होगा जब मैंने आपको ये कंडीशन जो सिखाई वो अप्लाई हो जाएगी, तो फिर उस वक्त कहते हैं दैट इज फंक्शन। क्लियर हो रही है बात? सही है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक प्री इमेज की 2 इमेज बन रही है भाईजान, और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बच्चे की 2 एज नहीं हो सकती, इसी वजह से इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते। अब आ जाए तीसरे वाले पर। उसने यहां देखें तो ए इनपुट किया, 6 आ गया, बेहतरीन। सी इनपुट किया, 4 आ गया, एकदम बेहतरीन। लेकिन उसने यहां पे एक जो इसकी बी जो आ रहा है एलिमेंट है, उसकी तो कोई इमेज बन नहीं रही, उस बी वाले एलिमेंट की तो कोई इमेज बन नहीं है। तो याद रखिएगा ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो हमारा पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से मैप करना जरूरी है। मतलब इसकी कोई ना कोई इस वाले सेट की कोई ना कोई इमेज होनी जरूरी है। अगर कोई भी एक बच जाएगा,
मैप नहीं करेगा तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर इस बी वाले फंक्शन की भी इसमें इमेज होती तो फिर ये फंक्शन कहला सकता था, लेकिन यहाँ बी वाले की कोई इमेज नहीं बन रही, इसका मतलब ये वाला भी फंक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि अभी ये 3 एग्जांपल काफी है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एकदम बेहतरीन हो गई जिंदगी। चले भाई, अब आए जरा समझते हैं कि यहां पे फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। उसमें याद रखिएगा हमने क्या किया, हमने एक सेट x लिया, हमने एक सेट y लिया और हमने इनके दरमियान एक रिलेशन, एक फंक्शन बनाया। कैसे? x से y बनाया है ना। x इनपुट है, ये y वाले क्या कहलाएंगे? आउटपुट। तो हमने फंक्शन कहां से कहां बनाया? x से y। तो हमने उस फंक्शन को क्या नाम दिया? हमने उस फंक्शन को नाम दिया f का। अब लिखे कैसे सर? बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? f सच दैट, इसको दो रेशो क्या कहते हैं? सच दैट कि x जो होगा y, x टू y होगा, फंक्शन जो है वह x टू y होगा। चले भाई स्टूडेंट, अजान की वजह से कंटिन्यू कर नहीं कर पाया, मैं आगे बताता हूं। तो हमने क्या लिखा? फंक्शन को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एक फंक्शन f है, वो इस तरह होगा, इसे कहते हैं सच दैट, इस तरह होगा कि वो x से y होगा, x से y होगा, तो इसे कहते हैं हम सिंबॉलिकली फंक्शन। सही है ना? तो ये हमारे पास कहलाता है फंक्शन। और जहां पर y क्या कहलाता है? y कहलाता है f ऑफ x। सही है ना? y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम ऐसे लिखते हैं। और ये जो उल्टा a है इसे हम क्या कहते हैं? फॉर ऑल, सब किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग टू x, x बिलोंग टू x। इसका मतलब ये जो y हमें मिलेगा वो कहां से मिलेगा? जितने हम x इस वाले सेट के जो इनपुट है वहीं से मिलेगा ना y। और y किससे बिलोंग करेगा? y से, कैपिटल Y से। जो y क्या है? वो कैपिटल Y से बिलोंग करेगा, मतलब इस वाले सेट से बिलोंग करेगा। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है ना, एक दफा फिर रिपीट करता हूं बहुत आसान जबान में। देखिएगा, हमारे पास एक फंक्शन f है जिसे हम x से y डिफाइन करते हैं। ये जो सेट x के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, उसे स्मॉल x कहा जाता है, स्मॉल x कहा जाता है। तो जो सेट x के जो हमारे पास स्मॉल x है वो कहां से ताल्लुक रखेगा? इस वाले सेट x से। और जो स्मॉल y है, ये वाले सारे एलिमेंट्स है, ये कहां से ताल्लुक रखेंगे? इस वाले सेट y से। ये बात की हुई है, समझ में आ गई बात? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे ना। अब जल्दी से मैं इस फंक्शन को वापस रिपीट कर देता हूं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होने की कंडीशंस क्या है? फंक्शन होने की कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हर एलिमेंट जो होगा इस सेट x का वो मैप करना जरूरी है, हर एलिमेंट मैप करना जरूरी है, तभी उसे क्या कहेंगे? फंक्शन। और तीसरा कि किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन याद रखिएगा, इसी को कहते हैं फंक्शन भाई। आई होप कि फंक्शन समझ में आ गया कि एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, वरना अगर ऐसा होने लगा फंक्शन वॉल्यूम अप का बटन दबा रहे, वॉल्यूम डाउन होगा तो मजा नहीं आएगा जिंदगी में। तो एक फंक्शन का सिर्फ एक ही काम होता है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है, खत्म हो गई कहानी वहीं पर। अब आए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट जिसे हमें डिस्कस करना है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। कोई मुश्किल चीज नहीं है, 2 मिनट में समझ जाएंगे। ये डेफिनेशन मैंने लिख तो दी है, उसे पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा डोमेन क्या होती है। स्टूडेंट कोई भी पूछे आपसे डोमेन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप एक ही जवाब देंगे कि वो चीज जो आप इनपुट कर रहे हैं, जो चीज आप इनपुट कर रहे हैं उसी को कहते हैं डोमेन। बस खत्म हो गई बात। तो अब अगर आप देखें, आपने फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया? x से y, तो आपके इनपुट कौन है? तो आप जवाब देंगे सर ये सेट x है ना, यही तो हमने इनपुट दिए थे, और इस सेट x को इनपुट देने की वजह से हमें सेट y मिला, और ये सेट y है ना। तो याद रखिएगा जो वैल्यूज आप इनपुट करेंगे फंक्शन में उसे कहते हैं डोमेन। और उस इनपुट करने की वजह से जो आउटपुट आपको मिलते हैं उसे कहते हैं रेंज, और या तो आप कह सकते हैं उसे कोडोमेन। अब जरा थोड़ी देर रुके, क्या लिखा हुआ है? लेट, मान लेते हैं एक फंक्शन है और इस तरह है कि वो x से y है, बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू सेट y, सेट x से सेट y। तो x जो है उसे कहते हैं डोमेन। तो स्टूडेंट इस केस में हम क्या डोमेन लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो a, b होगी, ये तो क्या होगी? a, b होगी। क्लियर हो गई बात? चले, a और b को इनपुट किया था। अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में कोडोमेन क्या होगी, तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन आप क्या लिखेंगे? कोडोमेन क्या होती है? जो आपके सेट y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेट y के अंदर मौजूद जो भी एलिमेंट्स है उसे कहते हैं कोडोमेन।
तो कोडोमेन क्या होगी 1,2, 1,2। अच्छा मैं इस एग्जांपल में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं, थोड़ी सी क्या कर देता हूं चेंजिंग, यहां पे मैं 3 भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं 3। अब कोडोमेन क्या होगी, मैंने बताया जो भी सेट वाई होगा वो कोडोमेन है, तो सेट वाई में कितने एलिमेंट है 1, 2 और 3, तो मैं यहां लिख देता हूं 1, 2 और 3, ये क्या कहलाएगी हमारी कोडोमेन। अब सर रेंज क्या होगी फिर, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे इनपुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं रेंज। मतलब हमने ए इनपुट किया हमें 1 मिल गया, हमने बी इनपुट किया हमें 2 मिल गया, लेकिन 3 को किसी से मैप नहीं किया तो 3 तो कोडोमेन है, लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज वो कहलाएगी जो इनपुट करने से मिली। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, रेंज क्या होगी, तो आप लिखेंगे इस कंडीशन में रेंज क्या होगी, तो आप रेंज को लिखते हैं कैपिटल आर, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1,2। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या है 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ही हमारे इस डोमेन को इनपुट करने पर आए, 3 नहीं आया तो 3 हमारा कोडोमेन बनेगा। समझ में आई, तो आप रेंज क्या होती है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द फंक्शन, ये जो हमारी इमेजेस बनती हैं सही है उसी को कहते हैं रेंज स्टूडेंट। तो रेंज क्या है, जो इनपुट आपने किए उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिले उसे कहते हैं रेंज, और जो बाकी बच जाता है उसे कोडोमेन में डाल दिया जाता है। तो आई होप, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक और बात पता चली कि रेंज और कोडोमेन कभी कभी बराबर भी हो जाती है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो, लेकिन क्या है कभी कभी बराबर हो जाती है स्टूडेंट। तो आई होप यहां तक की जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सब एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आए अब बढ़ते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है, इन टू फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन क्या है, उन्हें बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट आपके सामने अब आ गए ऑन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन और 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो आए जरा इसको समझते हैं ये कैसे फंक्शन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये समझ लिया कि फंक्शन होता क्या है। अब स्टूडेंट अब हम ये देखेंगे 1 to 1 फंक्शन आप कब कहेंगे, और 1 to 1 फंक्शन का एक और नाम है दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट पेपर में पूछा जाता है तो इसे लाजमी याद रखिएगा कि 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले भाई अब ये सर 1 to 1 फंक्शन है क्या, तो स्टूडेंट याद रखें ये मैंने आपके सामने एक सेट x बनाया हुआ है, मैंने आपके सामने एक सेट y बनाया हुआ है और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x से y जिसको मैंने f कहा हुआ है। आप यहां देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो x के हैं वो सारे मैप कर रहे हैं और उसके बाद हर एक एलिमेंट की एक अपनी इमेज है, एक अपनी इमेज है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा फंक्शन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब ये देखिए या तो 1 to 1 फंक्शन आप कब कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, और याद रखिएगा ये 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, और साथ ही अगर कोई बच भी गया तो अगर आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट कोडोमेन, यहां देखिए कोडोमेन क्या होगी, यहां पे कोडोमेन होगी फंक्शन की क्या, दैट विल बी 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगी कोडोमेन। लेकिन अगर आप देख सकते हैं यहां पे 4 बचा हुआ है, इसका मतलब ये मैप नहीं किया, फिर भी ये क्या कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। जरूरी नहीं है हर एलिमेंट मैप करे, है ना, यहां पे बच गया तब भी 1 to 1 है। अब आ जाए दूसरे पर, इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन f इज सच दैट x से y होगा इस 1 to 1 कब होगा, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस y, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होना जरूरी है, सही है, तो इसे कहेंगे हम 1 to 1 फंक्शन। क्लियर हुई बात, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है सारे से मैप करे, बच भी गया तो तब भी 1 to 1 में ही काउंट होता है। चले भाई अब आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को स्टूडेंट हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि फंक्शन इस तरीके से होगा कि x से y होगा, ये तो बात सब में कॉमन है। उसे ऑन टू कब कहेंगे, इफ द रेंज ऑफ फंक्शन f इज y दैट इज कोडोमेन। असल में ऑन टू फंक्शन उस वक्त कहा जाएगा जब फंक्शन की रेंज और फंक्शन की कोडोमेन बराबर हो जाए। तो आए जरा एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट, अगर आप यहां देखें तो a का 1 से मैप, b का 2 से, c का 3 से, इस कंडीशन में आप रेंज निकालें तो रेंज ऑफ एक्स एफ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1 2 3, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेंज। और अगर आप इस कंडीशन में कोडोमेन निकालें तो कोडोमेन भी क्या होगी 1 2 3। तो अगर आप देख सकते हैं इस केस के अंदर रेंज और कोडोमेन क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। इसके लिए जरूरी नहीं है 1 से 1 मैप होना चाहिए, जरूरी नहीं है, बस मैं क्या कह रहा हूं रेंज और कोडोमेन हमेशा बराबर होंगे।
तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे आप? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 पे जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट। यहां देखिए ए पुट किया 1 मिल गया, बी पुट किया 1 मिल गया, सी पुट किया 2 मिल गया। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो कोडोमेन क्या बनेगी? 1 2 3 4 और रेंज क्या बनेगी? 1 2। तो इस केस में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो इसी वजह से इसे ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। क्लियर है? तो ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे? जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए, ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात? अब आ जाए आखिरी 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। उसमें 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो और ये 1 to 1 और ऑन टू का कॉम्बिनेशन है। तो आए जरा देखिएगा उसमें ऑन टू के मुताबिक रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 ने ए के साथ मैप किया, 2 ने बी के साथ, 3 ने सी के साथ और 4 ने डी के साथ। तो अगर आप देखें तो हर एक डोमेन की इस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन क्या हो गए? बराबर। रेंज क्या होगी? एबीसीडी। कोडोमेन क्या होगी? एबीसीडी। बराबर हो गई, मतलब ऑन टू फंक्शन। अब आए 1 to 1 है क्या? चेक करते हैं। 1 to 1 की कंडीशन क्या थी? कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहां देखिए हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इसे क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो ऑन टू भी है, ये तो 1 to 1 भी है, इसी वजह से इस फंक्शन को कहेंगे 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो इसीलिए कहते हैं बाइजेक्टिव है। बाय का मतलब होता है दोनों है ये। तो इसका मतलब यहां से आपको समझ में आ गया कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है और 1 to 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये याद रखेंगे, इंशाल्लाह याद रखेंगे। चले आए जरा अब टाइप्स पढ़ते हैं, सही है ना, फंक्शंस की। सो यहां स्टूडेंट्स आए जरा आप समझते हैं फंक्शंस की टाइप्स को, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। यहां आपकी बुक में जितनी थी मैंने लिख दी है। पहली पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक और चौथा स्क्वायर रूट। इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, ताकि हमें ये बात समझ में आए किस तरीके से कर रहे सवाल। इंपॉर्टेंट नहीं होते वो सवाल, लेकिन वही वाली बात है कि कॉन्सेप्ट जो समझाया उसे अप्लाई तो करके देखें कि कितना समझ में आया। क्लियर है? चले भाई, उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि पी एक फंक्शन है जो आर से आर का क्या मतलब है? रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर होंगी और हमारे पास जो रेंज होगी वो भी रियल नंबर्स होंगे। और आपको पता ही होगा रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। क्लियर? चले भाई, अब आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन ऐसी होती है पॉलिनोमियल की। ये an -1 an -2 चलता रहता है, आखिरी में a2, उसके बाद a1 और a0। ये क्या है सर? तो याद रखिएगा ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स। आपने देखा होगा पॉलिनोमियल, कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं जैसे कि x² प्लस का 2x, तो ये जो 2 है इसके साथ 1 है, तो ये कहलाते हैं a1। ये जो लिखा हुआ an जो है ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। तो ये सारे के सारे क्या है? कोफिशिएंट। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पावर की, n की, तो याद रखिएगा n हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा। इंटीजर से मुराद नंबर्स, मतलब ये नेगेटिव भी सारे पॉजिटिव भी सारे, लेकिन नॉन नेगेटिव से मुराद क्या? सारे पॉजिटिव। तो इंटीजर अगर आप पता है तो क्या होता है? 0 1 2 3, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आती स्टूडेंट। इंटीजर के अंदर पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आती। 1.5 नहीं आएगा, 1.6 नहीं आएगा, 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3, 3 के बाद डायरेक्ट 4। तो इसीलिए याद रखिएगा जो n होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये कहलाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आते हैं लीनियर फंक्शन पर। उसमें लीनियर जब भी वर्ड सुनेंगे याद रखिएगा ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होगी। तो यहां पे आप देखें तो x की डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है उसे कहते हैं डिग्री। तो यहां वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री 1, इसका मतलब इसको कहेंगे हम क्या? इसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। आ जाए क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो। तो याद रखिएगा सबसे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे क्या? दैट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब आ जाए स्क्वायर रूट पर। उसमें स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, जब आप रूट हटाते हैं तो पावर क्या आती है? हाफ। और मैंने तो बताया था जो n है वो पावर है, और पावर तो इंटीजर होनी चाहिए, मतलब 1 2 3, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये कहलाता है स्क्वायर रूट फंक्शन, जब हम इस पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। आई होप कि ये फंक्शन समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। चले आए जरा क्वेश्चन 1 और 2 करते हैं। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आ गए, जल्दी से इसको करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमें इन 3 पार्ट के अंदर सिर्फ ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो जरा चेक करते हैं, पहले वाले को चेक करें स्टूडेंट। तो देखें एक एलिमेंट मैप
नहीं हुआ हुआ डोमेन के अंदर। और मैंने तो बताया था सारे एलिमेंट को मैप होना जरूरी है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। चले भाई आ जाए दूसरे वाले पर। उसमें यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ए का 2 के साथ मैपिंग है, बेहतरीन। लेकिन बी का 1 के साथ भी है, बी का 3 के साथ भी है। और मैंने तो आपको बताया कि एक बच्चे की 2 एज थोड़ी हो सकती है, एक बच्चा 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। चले भाई आ जाए तीसरे को देखते हैं। आए तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट ए का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 2 के साथ। तो देखें भाई दो बच्चों की सेम एज हो सकती है, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ फंक्शन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज अ फंक्शन। तो आई होप कि इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से आप फंक्शन को पहचानेंगे, और कोई फंक्शन नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे। क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब आ जाए इधर। अब इसमें क्या बताना है, इन 6 केसेस के अंदर आपको यह बताना है कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है। आए जरा चेक करते हैं। पहले वाले को चेक करें, हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है। और दूसरी बात, ये 1 to 1 बन गया बिल्कुल, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है। और दूसरी बात, इस केस में जो रेंज है और कोडोमेन है वो बराबर हो गई। रेंज और कोडोमेन क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब तो ये ऑन टू भी है, और ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव। तो यह क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। चले भाई ये आ जाए। अब इधर स्टूडेंट देखें तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। तो ये क्या कहलाएगा, 1 to 1, मतलब इंजेक्टिव। क्लियर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, और यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो सिर्फ ये 1 to 1 ही है, मतलब ये सिर्फ इंजेक्टिव ही है। सिर्फ ये क्या है, इंजेक्टिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो इसका रीजन क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज। सही है ना। आ जाए तीसरे वाले पर। तीसरे वाला क्या है, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का। इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का एक अपनी इमेज है। और इस कंडीशन अगर आप देखें तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। और उसके बाद हर एक एलिमेंट की एक अच्छा यहां देखें 1 और 3 दोनों की सेम इमेज बन रही है, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही। तो इसका मतलब ये 1 to 1 तो नहीं है। तो फिर ये क्या कहलाएगा, ऑन टू। क्यों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर है। और ऑन टू को क्या कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्जेक्टिव कहलाएगा। वापस रिपीट कर दो एक दफा, बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं सर्जेक्टिव, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर, सर्जेक्टिव तो है, लेकिन ऑन 1 to 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक अपनी इमेज नहीं है। 1 और 3 की सेम इमेज बन रही है, तो इसका मतलब 1 to 1 तो नहीं है। तो इसी वजह से सिर्फ ये सर्जेक्टिव है। अगले वाले में आ जाए तो अगले वाले में चेक करें, रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर हो गई 789। तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव तो है। क्या ये 1 to 1 है, चेक करते हैं। 2 की 7 है, 4 की 9 है, 5 की 8 है, मतलब ये हर एक एलिमेंट की एक अपनी इमेज है। तो इसका मतलब तो ये 1 to 1 भी, मतलब इंजेक्टिव भी है। तो इसका मतलब तो ये दोनों हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। चलो भाई आ जाए आगे। तो यहां देखें तो इस केस में रेंज और कोडोमेन बराबर, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है स्टूडेंट। इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं हो सकता, सर्जेक्टिव तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है, आइए जरा चेक करते हैं। तो ए का 2 बन रहा है, बी का 1 बन रहा है और सी का 3, मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज बन रही है। तो ये क्या कहलाएगा, 1 to 1। और 1 to 1 को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। तो ये इंजेक्टिव है, क्योंकि हर एलिमेंट की क्या डिस्टिंक्ट इमेजेस से रीजन कहेंगे। चले भाई छठे वाले पे देखें। छठे वाले में क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का भी 3। इसका मतलब यहां दो एलिमेंट की सेम इमेज हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता। ये हमारे सॉरी ये ऑन टू तो नहीं हो सकता। सही है ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू के लिए हमारे पास, सॉरी रुक जाए सेकंड, रुक जाए। यहां देखें रेंज और कोडोमेन क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन तो है, मतलब सर्जेक्टिव तो है स्टूडेंट। लेकिन क्या है, ये 1 to 1 है नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही, सीओडी की सेम इमेज है। तो ये क्या कहलाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहलाएगा सर्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये 1 to 1 नहीं है। तो आई होप रेंज और कोडोमेन बराबर है, सर्जेक्टिव तो था, लेकिन हमने चेक किया कि 1 to 1 तो नहीं है। तो 1 to 1 नहीं था, क्योंकि सी और डी की सेम इमेज आ रही थी, तो सिर्फ इसे सर्जेक्टिव कहा जाएगा।
आई होप यहां से आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोगों को इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन को पहचानते हैं। सही है ना? यहां तक की बातें क्लियर है। तो आज की ये वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं करनी थी, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं रोक देता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश है, पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।